आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो पिछला जो वीडियो था उन वीडियो में हमने आवेशों के बारे में पढ़ा था। आवेशों के क्या गुणधर्म थे, आवेश क्या था, आवेश का क्वांटीकरण क्या है, आवेश के मात्रक क्या थे, उनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, कुछ वही पहले वाले कुछ बातें हैं उनको हम एक बार फटाफट से क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ताकि वो आपके दिमाग में रहे, आपको वापस से याद आ जाए। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले कुछ इंपोर्टेंट बात करें तो हमने पढ़ा था आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, कोई भी जो वस्तु होती है उस पर जो आवेश आएगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या आएगा, पूर्ण गुणज आएगा। कभी भी ये वो क्या नहीं आएगा, कभी भी मतलब 1.5 1.6 ऐसा कभी भी आवेश नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो वहां से हमने आवेश का क्वांटीकरण का फॉर्मूला निकाला था, Q बराबर हमारा आ गया था ±NE। ठीक है, और जहां पर E का मान था, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हमने आवेश के क्वांटीकरण है उसमें हमने इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, और उसके बाद में हमने पढ़ा था कि कोई भी वस्तु है उसका द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है यदि वो आवेशित होती है। तो वहां पर हमने देखा था कि जो वस्तु ऋणावेशित होती है, मतलब M ऋणावेशित, उसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। फिर उसके बाद में M उदासीन, और सबसे कम जो द्रव्यमान रहेगा वो रहेगा आपका धनावेशित वस्तु को। तो धनावेशित वस्तु है वो सबसे कम द्रव्यमान रखेगी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था द्रव्यमान में परिवर्तन आवेश के कारण। ठीक है, और इसका हमने एक फॉर्मूला भी निकाला था जो क्या था, डेल्टा M बराबर आ गया था हमारा N × ME। ठीक है, जहां पर ME आपका क्या है, जहां पर ME है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और उसका मान कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg, जो आपको ध्यान में रखना। और जो डेल्टा M है वो आपका क्या है, वो है द्रव्यमान में परिवर्तन, और N आपको पता ही है क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो ये एक बार आपको फटाफट दिमाग में आ जाना चाहिए। इसके अलावा और भी थे, जैसे मतलब आवेश का मात्रक, तो आवेश का जो मात्रक था, एसआई मात्रक था, वो हमारा था क्या था, एसआई मात्रक वो था कूलम था। और जो सीजीएस मात्रक थे, सीजीएस मात्रक था, एक तो था आपका स्टेट कूलम, और एक था आपका कौन सा, एक था आपका EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, या बोल सकते हैं विद्युत चुंबकीय मात्रक था। तो ये आपके एक बार फटाफट से दिमाग में आ जाने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर सबसे पहले आवेशन के टॉपिक है, आवेशन का प्रकार। आवेशन क्या होता है, देखो सिंपल भाषा में समझाता हूँ। कोई भी वस्तु है उस पर उसको हमारे को क्या करना है, आवेशित करना है। तो किसी भी वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है, जिस भी माध्यम से हम किसी भी वस्तु को है वो आवेशित करते हैं, वो आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है वही हमारे क्या कहलाता है, आवेशन कहलाता है। कोई भी वस्तु है उस पर हमारे को जैसे +3 कूलम या +4 कूलम या -3 कूलम आवेश लेकर आना है, तो उसको किस माध्यम से लेकर आएंगे, किस प्रक्रिया से हम लेकर आएंगे, वो कहलाता है हमारा आवेशन। तो किसी भी वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है वही हमारा क्या कहलाता है, आवेशन। फटाफट से मैं इसकी एक बार परिभाषा लिख देता हूं, आपको याद हो जाए इसलिए। तो आवेशन की परिभाषा क्या होगी, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु है उसको आवेशित करते हैं, उसकी जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं यहाँ पर। अब हमारे यहाँ पर जो आवेशन है, या हम बोल सकते हैं किसी भी वस्तु है उसको आवेशित करने के हमारे पास में दो तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहला जो तरीका है वो है संपर्क द्वारा आवेशन, मतलब कोई भी दो वस्तु है उनको हम संपर्क में लाएंगे और फिर उनको आवेशित करेंगे। और जो दूसरा है वो है हमारा प्रकार है, वो है प्रेरण द्वारा आवेशन, मतलब दो वस्तुओं को हम संपर्क में लाएंगे भी नहीं, और वो जो भी वस्तु होगी, जो अनावेशित वस्तु होगी जिस पर कोई आवेश नहीं है, वो क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे आवेशन है वो दो प्रकार के होते हैं यहाँ पर। तो आवेशन हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। पहला जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संपर्क द्वारा आवेशन। उसके बाद में जो दूसरा होगा वो होगा आपका प्रेरण द्वारा
आवेशन। अब यहाँ पर जो संपर्क द्वारा आवेशन है उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में हम वो प्रेरण द्वारा आवेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर तो आवेशन की परिभाषा समझ में आ गई सबको। तो चलो इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं, संपर्क द्वारा आवेशन के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर। तो चलो पढ़ते हैं संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन, संपर्क द्वारा जो हमारा आवेशन होता है वो फिर से दो प्रकार से हो जाता है। एक तो हो जाएगा आपका घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, और जो दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, कोई भी वस्तु है उसको आवेशित करने की प्रक्रिया है वो आवेशन कहलाती है। और आवेशन को है हमें कोई भी वस्तु उसको आवेशित दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो संपर्क द्वारा आवेशन और दूसरा हो गया हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन। और संपर्क द्वारा आवेशन है उसके अंदर हम वापस से दो आ जाता है कि घर्षण द्वारा आवेशन और एक चालन द्वारा आवेशन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, घर्षण द्वारा आवेशन। तो हमारी सबसे पहले हेडिंग होगी वो होगी घर्षण द्वारा आवेशन। तो आपने पीछे क्लास में पढ़ा होगा या आपको पता ही होगा कि घर्षण क्या होती है, सब जानते हो घर्षण क्या होता है। घर्षण क्या होता है, दो वस्तुएं, दो वस्तुओं को जब हम क्या करेंगे, जब आपस में रगड़ा जाता है तो वो क्या कहलाता है, घर्षण कहलाता है। तो यहाँ पर हम किसी भी वस्तु को वो घर्षण की सहायता से कैसे हम आवेशित कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जब कोई भी दो वस्तुएं उनको आपस में रगड़ेंगे, जैसे ये मान लो ये दोनों, इन दोनों को जब आपस में रगड़ेंगे हम, तो आपस में रगड़ने से होता क्या है, जब दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो इनका द्रव्यमान क्या होगा, ऊर्जा में बदल जाएगा। कुछ भाग, बिल्कुल कुछ भाग जो होगा वो किस में बदल जाएगा, ऊर्जा में बदल जाएगा। और वही ऊर्जा, मतलब जो दोनों को आपस में रगड़ने से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, वही ऊर्जा एक वस्तु के, क्योंकि कोई सी भी वस्तु हो, कोई सा भी पदार्थ हो, वो सारे किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो दोनों को रगड़ने से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उस ऊर्जा के कारण एक वस्तु के, जो भी एक वस्तु थी, उस वस्तु के परमाणु में से जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा ग्रहण करके बाहर आकर जो दूसरी वस्तु है उसके मतलब वहां पर चला जाता है। कहने का मतलब जब दो वस्तुओं को क्या करवाया जाता है, रगड़ा जाता है आपस में, या दोनों दो वस्तुओं को घर्षण करवाया जाता है, तो घर्षण करवाने पर क्या होगा, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण है वो क्या होगा, दूसरी वस्तु में हो जाएगा। तो इससे होगा क्या, जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा मतलब त्यागा जाएगा, वहां पर तो क्या हो जाएगा, धनावेश आ जाएगा। और जिस वस्तु पर ये पहुंचा है इलेक्ट्रॉन, वहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आधिक्य हो जाएगा। और जहां पर इलेक्ट्रॉन का आधिक्य या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है उस पर कैसा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से हमारी जो दोनों वस्तुएं थी उनको आपस में रगड़ने से, मतलब दोनों को घर्षण करवाने पर उन पर क्या आ गया, आवेश आ गया। एक पर आ गया धनावेश, एक पर आ गया ऋणावेश। तो घर्षण के दौरान क्या होता है, दोनों वस्तुओं पर है वो समान परिमाण का आवेश आता है। समान परिमाण समझ गए ना, मतलब दोनों वस्तुएं होगी, एक पर अगर +4 कूलाम आ रहा है तो दूसरे पर -4 कूलाम आवेश आएगा यहाँ पर। तो मैं घर्षण की यहाँ पर परिभाषा लिख देता हूं यहाँ पर कि घर्षण द्वारा हम कैसे आवेशन करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हो जाता है, जिससे एक वस्तु धनावेशित, कौन सी होगी धनावेशित, जिसमें से इलेक्ट्रॉन है वो क्या हुआ, निकला है। एक वस्तु धनावेशित तथा
दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, और ये हमारा क्या कहलाता है, घर्षण द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन आपको समझ में आ गया, घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है। ठीक है, एक और बात है वो लिख देता हूं यहां पर मैं कि घर्षण द्वारा आवेशन से दोनों वस्तुओं पर, अभी मैंने बात बताई थी आपको कि दोनों वस्तुओं पर क्या आएगा, दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण के आवेश है वो आते हैं, आवेश आते हैं, मतलब दोनों पर क्या आएंगे, समान आवेश आएंगे, किसी पर कम ज्यादा आवेश नहीं आएगा। तो आपको समझ में आ गया कि घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमारा जो अगला पार्ट होगा, जो अगला टॉपिक होगा वो हमारा होगा चालन द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि घर्षण द्वारा आवेशन कैसे किया जाता है, कैसे कैसे दो वस्तुओं को आपस में रगड़ के हमें उनको आवेशित कर सकते हैं यहाँ पर। तो ध्यान रखना है, घर्षण द्वारा आवेशन में हम दोनों वस्तुओं को क्या करेंगे, संपर्क में लाएंगे, और संपर्क में लाने के बाद में फिर उनमें क्या होगा, ये मैंने तो शॉर्ट में लिखा है, फिर भी मैंने आपको समझाया कि कैसे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। दोनों वस्तुओं को रगड़ेंगे तो ऊर्जा का क्या होगा, स्थानांतरण ऊर्जा है वो क्या निकलेगी, और वो ऊर्जा कहां पर जाएगी, वो ऊर्जा जाएगी जो भी वस्तु है उनके परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होंगे वो ग्रहण करेंगे, और वो ग्रहण करके वहां से ऊर्जा ग्रहण करके दूसरी वस्तु के परमाणु पर चले जाएंगे। तो एक वस्तु पर तो हो जाएगी धनावेश, एक वस्तु पर तो इलेक्ट्रॉन की कमी, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी धनावेशित, और दूसरी वस्तु जिस पर इलेक्ट्रॉन अधिक आ जाएगा वो हो जाएगी हमारी वस्तु है वो ऋणावेशित हो जाएगी। तो ये होता है आपका घर्षण द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन के अभी हम कुछ 2-3 उदाहरण देख लेते हैं क्या होता है। जैसे आप जब छोटे थे तब आप क्या करते थे, जो प्लास्टिक की जो आपकी स्केल होती थी, आप जैसे उनको क्या करते थे, बालू के अंदर रगड़ते थे। तो जैसे ही आप बालू के अंदर रगड़ते थे, फिर जैसे ही उस स्केल को आप क्या करते थे, कागज के टुकड़ों के पास में लेकर जाते थे, तो कागज के टुकड़े है वो क्या होने लग जाते थे, वहां पर आकर्षित होने लग जाते थे। तो ऐसा क्यों होता था, क्योंकि रगड़ने से वहां पर क्या हो गया था, वहां पर जो स्केल है वो उस पर क्या आ गया था, आवेश आ गया था, और इसी वजह से वो कागज के टुकड़े हैं वो क्या होने लगे, आवेशित होने लग गए यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे हमने इससे पहले वाले जो वीडियो थे उसके अंदर हमने देखा था कि जैसे हम क्या करते हैं, जो कांच की छड़ होती है, कांच की छड़ को हम क्या करते हैं, किसके साथ में रगड़ते हैं, रेशम के कपड़े के साथ में रगड़ते हैं वहां पर। तो क्या होता है, पीछे वाले वीडियो में पढ़ा है ना, तो यहाँ पर कांच की छड़ पर कौन सा आवेश हो जाता है, कांच की छड़ पर आवेश हो जाता है हमारा धनावेश, और जो रेशम का कपड़ा है उस पर कौन सा आवेश हो जाता है, ऋणावेश आ जाता है। तो कुछ इसी प्रकार की 2-3 और यहाँ पर है, तो वो मैं लिख देता हूँ, तो आपको उनको ध्यान में रखना है। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है कि कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को रगड़ेंगे तो आपस में घर्षण करवाया जाएगा, तो यहाँ पर कौन सी वस्तु पर धनावेश आएगा और कौन सी पर ऋणावेश आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ में अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा है, अगर हम बिल्ली की खाल को किस किस के साथ में रगड़ेंगे, प्लास्टिक छड़ और एबेनोइड छड़। ठीक है, एबेनोइड छड़, इनके साथ में जब बिल्ली की खाल को इन दोनों में से किसी एक साथ में रगड़ेंगे या घर्षण करवाया जाएगा, तो जो बिल्ली की खाल है उस पर तो आएगा धनावेश, और जो प्लास्टिक छड़ और एबोनोइड की छड़ है उस पर क्या आएगा, ऋणावेश आएगा। एक और देख लेते हैं, जो तीसरा है वो है ऊनी कपड़ा। ठीक है, ऊनी कपड़े को अगर हम रगड़ेंगे, एम्बर मैंने शुरुआत में आपको बताया था एक पत्थर जैसा होता है। ठीक है, एम्बर के साथ में रगड़ेंगे या घर्षण करवाएंगे, साथ में अगर प्लास्टिक के साथ में घर्षण करवाएंगे, प्लास्टिक छड़ या फिर एबेनोइड छड़, या फिर बोल सकते हैं रबड़।
ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही हम क्या करेंगे, उन्नी कपड़ा है, उन्नी कपड़े का घर्षण अगर हम एम्बर, प्लास्टिक की छड़, एबोनोइड की छड़ या रबड़, इनमें से किन्हीं चारों के साथ में अगर हम घर्षण करवाएंगे उन्नी कपड़े का, तो उन्नी कपड़े पर है वो सदैव कौन सा आवेश आएगा, आपका धनावेश आएगा। एम्बर, प्लास्टिक, एबोनोइड और रबड़ है उस पर आपका क्या आएगा, ऋणावेश आएगा। तो ये आपको सारणी है वो याद होनी चाहिए कि कांच की छड़ है, कांच की छड़ पर तो कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा रगड़ेंगे तो वहां पर कौन सा आवेश किस पर आएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके बनकर आ सकता है 1 नंबर का। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक करते हैं हमारा चालन द्वारा आवेशन। जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। तो चालन द्वारा आवेशन के दौरान हम क्या करते हैं, दो ऐसे धातु के गोले या दो वस्तुएं हैं, ठीक है। तो दो वस्तुएं लेते हैं, एक पर तो एक वस्तु पर है, एक तो है वो आवेशित है, और मान लेते हैं ये वस्तु धनावेशित है, ठीक है। और एक वस्तु है जो अनावेशित है, ठीक है। एक वस्तु पर कोई भी आवेश नहीं है, यहाँ पर इस वस्तु पर कोई भी आवेश नहीं है, तो हम बोल सकते हैं इसको उदासीन, ठीक है। अब यहाँ पर नाम से पता चल रहा है कि चालन द्वारा आवेशन मतलब हमारे को इनको क्या करवाना पड़ेगा, एक चालक तार द्वारा इनको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और हम यहाँ पर जो अभी घर्षण द्वारा आवेशन है और चालन द्वारा आवेशन है, उनमें भी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, उन दोनों को हम किस में पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं हम संपर्क द्वारा आवेशन। मतलब इस संपर्क द्वारा आवेशन में हमें दोनों वस्तुओं को आपस में क्या करना है, किसी ना किसी तरीके से हमारे को क्या करना है, इन दोनों को आपस में संपर्क में लाना है। चाहे उन दोनों को पास में ला सकते हैं या फिर उनको किसी चालक तार के द्वारा हमें जोड़ सकते हैं। यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चालक तार के द्वारा जोड़ सकते हैं, या फिर हम इन दोनों को पास में लाकर क्या कर सकते हैं, संपर्क में ला सकते हैं। यहाँ पर तो एक वस्तु है वो धनावेशित है और दूसरी वस्तु उदासीन है। अब इनको हमने क्या कर दिया, आपस में किससे जोड़ दिया, चालक तार से जोड़ दिया। ये हमारा हो गया चालक तार। अब यहाँ पर होगा क्या, अब यहाँ पर क्या होगा, इस वस्तु से जो आवेश है, इस वस्तु से जो आवेश है उसका स्थानांतरण इस वस्तु पर होगा। यहाँ पर तो जैसे इस वस्तु से आवेश है उसका स्थानांतरण इस पर होगा, तो जो ये उदासीन वस्तु है उस पर भी वो भी क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है कि आवेश कैसे वहां पर जा रहा है, वहां पर ही क्यों जा रहा है, इस साइड में इस पर ही क्यों जा रहा है यहाँ पर, तो वो सारे कारण हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मेन यहाँ पर है कि आवेश से यहाँ से इस जो आवेशित वस्तु है उस वस्तु से उदासीन वस्तु पर क्यों जाता है, तो उसका जो मेन कारण होता है वो होता है हमारा विभव। क्या कारण होता है, विभव होता है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, चलो एक अन्य उदाहरण हम लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। आपके घरों के अंदर पानी की टंकी होती है सबकी होती है ना, तो पानी की टंकी होती है, तो इस पानी की टंकी में पानी भरा रहता है और आपके घर के अंदर एक मान लेते हैं घर के नीचे जो है वहां पर टंकी रखी हुई है, और इनको हमने क्या कर दिया, ऐसे किसी एक पाइप के माध्यम से हमने इनको क्या कर दिया, जोड़ दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा आप बताओ, तो यहाँ पर होगा क्या, सीधी सी बात है, आपको सबको पता है क्या होगा, ऊपर वाले टंकी में से क्या होगा, पानी होगा, क्या कहां पर आएगा, नीचे वाली टंकी में आएगा। तो ये ऊपर वाली टंकी से पानी है वो नीचे वाली टंकी में क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्तर का डिफरेंस है। स्तर मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये अगर टंकी और ये टंकी अगर बराबर होती तब यहाँ पर पानी का स्थानांतरण नहीं होता यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर स्तर का अंतर होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, पानी है वो क्या करेगा, ऊपर वाले टंकी से नीचे वाली टंकी में आएगा। तो यहाँ पर जो इस तरह का काम कर रहा है, जो इस तरह यहाँ पर काम कर रहा है पानी को चलने के लिए, तो वही यहाँ पर जो दो वस्तुएं हैं उनमें जो ये विभव है वो कार्य कर रहे हैं। मतलब विभव वो कारण है जिसके कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण होता है संपर्क द्वारा यहाँ पर, ठीक है। विभव और विभवांतर, इनके बारे में, विभव और विभवांतर इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक जो अध्ययन है वो अगले चैप्टर आएंगे उनमें करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी चालन द्वारा आवेशन होगा तो चालन द्वारा आवेशन में जो भी वस्तुएं हैं दूसरी वस्तु आवेशित होगी, तो वहां पर क्या होगा, जो आवेशित होगी वो केवल और केवल किसके कारण होगी, विभव के कारण ही होगी। दोनों में आवेश, ऐसे नहीं है कि आवेश का यहाँ पर ये आवेश है वो समान होने के लिए यहाँ पर है वो क्या हो जाएगा, मतलब आवेश का स्थानांतरण नहीं होगा। हमें ये नहीं याद रखना, हमें ये याद रखना है कि यहाँ पर विभव का अंतर है और इसी विभव के अंतर के कारण है वो क्या होता है, आवेश का स्थानांतरण
होता है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है। अब अगर इसकी परिभाषा देखें तो चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है, दो वस्तुएं हैं उनको क्या करते हैं, किसी संयोजक तार की सहायता से उन दोनों को संपर्क में लाते हैं, तो वहां पर क्या होगा, आवेश का स्थानांतरण है वो आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु में होने लग जाएगा यहाँ पर। और जो भी उदासीन वस्तु होगी या जो भी अनावश्यक वस्तु होगी उस वस्तु पर है वो क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये होता है आपका चालन द्वारा आवेशन। एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अभी आपको बताई है कि आवेश का स्थानांतरण कब तक होगा, तो आवेश का स्थानांतरण तब तक होगा जब तक कि क्या ना हो जाए, दोनों वस्तुओं का जो विभव है या फिर विभवांतर है वो दोनों वस्तुओं का क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए यहाँ पर। ठीक है, तो फटाफट से मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, परिभाषा लिख देता हूँ। तो देखो परिभाषा लिखते हैं यहाँ पर, जो भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है, कहीं पर कोई समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख सकते हो। ठीक है, या फिर जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसके अंदर आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, साथ साथ में आपको क्या करते जाना है, अभी जो पीछे के जो 2 वीडियो है या अभी जो ये वीडियो आ जाएगा, यहाँ तक जितने भी टॉपिक कवर हुए उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके जो बुक्स है आपके सबके पास में उपलब्ध होगी यहाँ पर। ठीक है, अगर किसी के पास में उपलब्ध नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ऑनलाइन भी बुक होती है तो आप वहां से देख लेना। और जो भी एक क्वेश्चन होते हैं, अभी जो हमें 3 वीडियो बनाए हैं वहां तक जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, क्योंकि आंकिक प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बोर्ड एग्जाम के अंदर आंकिक प्रश्न भी आते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलो अभी हम क्या कर लेते हैं, जो चालन द्वारा आवेशन है उसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं। तो चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है, हम दो वस्तुओं किन्हीं दो वस्तुओं को संयोजक तार या स्पर्श करवाते हैं तो आवेश का, और इनमें भी क्या ध्यान रखना है, 2 वस्तुएं हैं उनमें से एक वस्तु तो आपकी आवेशित होनी चाहिए और दूसरी वस्तु है वो क्या होनी चाहिए, अनावेशित होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम ऊपर ये भी ऐड कर सकते हैं कि मतलब एक वस्तु अनावेशित और एक वस्तु आवेशित वस्तु, 2 वस्तुओं को आपस में हम क्या करेंगे, अगर संयोजक तार से जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या होगा, या स्पर्श करवाते हैं तो क्या होगा, आवेश का जो स्थानांतरण है, आवेश का स्थानांतरण किससे होगा, आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु में होने लगता है। और इस प्रकार अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि चालन द्वारा हम कैसे आवेशन करवाते हैं। और यहाँ पर एक बात और कि आवेश का स्थानांतरण कब तक होगा, अभी मैंने पीछे बताया आवेश का स्थानांतरण कब तक होगा, जब तक क्या होगा, दोनों वस्तुओं में क्या रहेगा, विभवांतर का अंतर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, विभवांतर के बारे में हम यहाँ पर बाद में पढ़ेंगे, या ऐसे समझ सकते हो विभव या विभवांतर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का दाब। ठीक है, सिंपल भाषा में इसे बोल सकते हैं। तो जो सीधी सी बात है, जो वस्तु आवेशित होगी वहां पर इलेक्ट्रॉन का दाब अधिक होगा और जो वस्तु अनावेशित होगी वहां पर इलेक्ट्रॉन का दाब कम होगा। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं, जहां से मैंने पढ़ा है उच्च दाब से वस्तुएं निम्न दाब की ओर यहाँ पर जाती है। ठीक है, तो ये एक समझाने का आपको तरीका बता रहा हूं यहाँ पर, और बाकी जो विभव है या विभवांतर है उसके बारे में हम आगे के जो चैप्टर आएंगे उनमें डिटेल से या पूरे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे यहाँ पर। तो एक लाइन और लिख देता हूं मैं यहाँ पर कि आवेश का स्थानांतरण कब तक होगा, तो आवेश का जो स्थानांतरण है, आवेश का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव
बराबर हो जाएगी। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं या विभवांतर शून्य हो जाएगी, मतलब विभव का अंतर नहीं रहेगा तो आवेश का स्थानांतरण नहीं होगा, हो जाएगा। तो ये होता है आपका चालन द्वारा आवेशन। तो चालन द्वारा आवेशन भी हम क्या कर सकते, उसकी सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं, दो वस्तुएं हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपको बात है वो ध्यान में रखनी है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, घर्षण द्वारा आवेशन पढ़ लिया, चालन द्वारा आवेशन पढ़ लिया। चालन द्वारा आवेशन में आपको पता रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो वस्तु, एक तो वस्तु आपकी आवेशित होनी चाहिए, एक अनावेशित वस्तु होनी चाहिए। उन दोनों को हम किसी भी तरीके से उन दोनों को संपर्क में लाएंगे और संपर्क में लाने के पश्चात हम क्या करेंगे, वहां पर जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है वो कहां से होने लग जाएगा, आवेशित वस्तु से किसकी तरफ होने लग जाएगा, वहां पर जो अनावेशित वस्तु है वहां पर होने लग जाएगी। और आवेश का जो स्थानांतरण होगा वो केवल और केवल किसके कारण होता है, विभव के अंतर के कारण होता है या विभवांतर के कारण होता है। अगर विभव बराबर रहेगा दोनों का, दोनों वस्तुओं का विभव अगर बराबर रहेगा तो आवेश का स्थानांतरण कदापि भी नहीं होगा। ठीक है, या बोल सकते हैं विभवांतर अगर शून्य होगा, विभवांतर मतलब विभव का अंतर ही नहीं रहेगा, दोनों विभव बराबर होंगे तो बिल्कुल भी आवेश का स्थानांतरण नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चालन द्वारा आवेशन। तो अब हम अगला टॉपिक करते हैं, हमारा जो दूसरा टॉपिक बचता है मतलब होता है वो है हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन। एक चालन द्वारा आवेशन में एक अन्य मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूं यहाँ पर कि अगर दो वस्तुएं एक ही धातु की या एक ही जैसी हो बिल्कुल, तब वहां पर क्या होगा, एक वस्तु, दो वस्तुएं जो बिल्कुल एक जैसी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक वस्तु तो क्या होगा, अगर चालन द्वारा आवेशन है तो एक वस्तु पर क्या होगा, आवेश होगा और दूसरी वस्तु है वो क्या होगी, अनावेशित होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मान लो ये है आपकी आवेशित वस्तु और दूसरी वाली है वो आपकी अनावेशित वस्तु। तो जब इन दोनों को संपर्क में लाया जाएगा तो इन दोनों को संपर्क में लाने पर यहाँ पर होगा कि जो आवेश है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों जो वस्तुएं हैं उन पर क्या हो जाएगा, एक समान रूप से या मतलब बराबर भागों में है वो क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर मान लो यहाँ पर कितना हो गया, मान लेते हैं एक बार के लिए, मान लेते हैं यहाँ पर प्लस का 4 कूलम है। तो जब इन दोनों को संपर्क में लाएंगे तो संपर्क में लाने के पश्चात क्या होगा, यहाँ पर दोनों पर जो आवेश है वो कितना रह जाएगा, इसके ऊपर प्लस 2 कूलम और इसके ऊपर भी कितना रह जाएगा, प्लस का 2 कूलम यहाँ पर आवेश रह जाएगा यहाँ पर। तो मतलब जब ये कंडीशन कब लागू होगी, जब दोनों वस्तुएं क्या होगी, एक समान होगी यहाँ पर। ठीक है, या फिर एक ही पदार्थ की बनी रहेगी और बिल्कुल एक समान रहेगी, तभी ये क्या होगा, आवेश का जो आवेश है वो क्या होगा, बराबर भागों में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। और अगर मान लो यहाँ पर आवेश है आपका हो गया, इस पर आवेश मान लेते हैं अगर Q1 है और इस पर आवेश हो गया Q2। ठीक है, इस पर आवेश, इस वस्तु पर आवेश है Q1 है और इस वस्तु पर मान लेते हैं आवेश है आपका Q2। ठीक है, फिर हम इनको क्या करते हैं, संपर्क में लाते हैं यहाँ पर। तो इन पर संपर्क में लाने पर क्या होगा, यहाँ पर जो आवेश है वो किस प्रकार से हो जाएगा, पहले इसको संपर्क में लाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर संपर्क लाने के पश्चात क्या होगा, अब यहाँ पर जो आवेश रहेगा वो इन वस्तुओं पर क्या हो जाएगा, इस पर आवेश Q1, इस पर आवेश Q2। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर दोनों को जब संपर्क में लेकर आ गए तो इस पर जो आवेश था और इस पर आवेश था दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पहले तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास में टोटल, क्योंकि ये एक ही पदार्थ का है तो यहाँ पर टोटल हमारे पास में आवेश कितना हो गया, Q1 प्लस का Q2। ठीक है, इतना हो गया टोटल, समझ में आ रहा है ना। एक वस्तु पर आवेश मान लेते हैं, एक वस्तु पर आवेश अगर Q1 हो, एक वस्तु पर आवेश अगर क्या हो, Q2 हो, दोनों को संपर्क में लेकर आएंगे तो उन पर आवेश कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। अरे जैसे मान लो यहाँ पर प्लस 4 कूलम है, यहाँ पर प्लस 4 कूलम है। एक बार के लिए हम उदाहरण यहाँ पर देखते हैं, प्लस 4 तो दोनों को संपर्क में लाएंगे। अब यहाँ पर दोनों प्लस प्लस है ना, यहाँ पर तो दोनों जुड़ जाएंगे ना यहाँ पर, तो कितने हो जाएंगे, प्लस प्लस कितने हो जाएंगे, 8 कूलम हो जाएंगे ना। अगर यहाँ पर ऋणावेश होता, -4 कूलम हो जाता तो कितना हो जाता, उदासीन हो जाता। लेकिन यहाँ पर तो मान लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर अगर कोई भी वस्तु है, इसलिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि यहाँ पर Q1 आवेश है, इस पर Q2 आवेश है। तो इन दोनों वस्तुओं पर दोनों को संपर्क में लाने के पश्चात यहाँ पर क्या होगा, इन पर आवेश हो जाएगा Q1 प्लस Q2। अब अगर मान लो हमारे को इनको वापस से अलग करना है तो वापस से इनको हम अलग करेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, आवेश है वो कितना रहेगा, Q1 प्लस Q2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर कितने दो ही भाग है, यहाँ पर दो ही वस्तु है तो दो वस्तुओं में बराबर भागों में कैसे बढ़ेगा, Q1 प्लस Q2 बटा
2 और यहाँ पर भी कितना आवेश आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बटा 2। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जो भी कुछ एग्जाम्पल होंगी उनमें आपकी ये बात है वो काम में आएगी। तो सोल्व करते समय आपको ये ध्यान में रखनी है कि दो वस्तुओं को संपर्क में लाएंगे और फिर वहां पर आवेश ऐड हो जाएगा वहां पर, और फिर वहां पर जब दोनों को लेकर जाएंगे तो बराबर भागों में आवेश है वो विभाजित हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम अब आगे हम पढ़ते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है आवेशन की प्रक्रिया में है वो प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन मतलब दो वस्तुएं होगी, उनको हमारे को कैसे भी करके उनको संपर्क में नहीं लाना है। पीछे वाले जो पढ़े थे उनमें हम क्या कर रहे थे, दोनों वस्तुओं को आपस में हम क्या कर रहे थे, संपर्क में ला रहे थे, और संपर्क में लाने के पश्चात वहां पर वस्तुएं क्या हो रही थी, आवेशित हो रही थी। लेकिन जो तीसरी प्रक्रिया है उस तीसरी प्रक्रिया में हम दोनों वस्तुओं को संपर्क में कदापि नहीं लाएंगे। हमारे को कुछ ऐसा कार्य करना है कि वो संपर्क में भी वस्तुएं ना आए, दोनों स्पर्श ना करे, और वो वस्तु है जो भी अनावेशित वस्तु है वो क्या हो जाए, आवेशित भी हो जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रेरण द्वारा आवेशन पढ़ते हैं हम। सबसे पहले प्रेरण द्वारा आवेशन, तो प्रेरण द्वारा आवेशन के लिए हम यहाँ पर कुछ पद लिखते हैं, यहाँ पर स्टेप लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहला पद लिखता हूं, बिल्कुल आपको ध्यान में देखना है कि क्या क्या यहाँ पर हो रहा है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है उसके लिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, एक उदासीन या अनावेशित गोला लेंगे, उसको हम लगा देंगे, रख देंगे एक कुचालक स्टैंड पर, ठीक है। ये उदासीन वस्तु मान लो, ये कौन सी वस्तु है आपकी, उदासीन वस्तु है। अब ये उदासीन वस्तु है, मतलब ये उदासीन वस्तु है तो इसके पास में कोई भी आवेश यहाँ पर नहीं है, कोई भी आवेश नहीं है, नहीं कोई भी आवेश नहीं है। मैंने अभी आपको जो पिछला वीडियो तो इसके अंदर बताया था कि कोई भी वस्तु उदासीन है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई भी आवेश नहीं है। वहां पर कुल जो नेट आवेश है वो क्या होता है, शून्य होता है। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आवेश ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर कुल नेट आवेश रहेगा वो क्या रहेगा, आपका शून्य रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो उदासीन वस्तु है तो यहाँ पर क्या रहेगा, कुल जो नेट आवेश है वो क्या रहेगा, शून्य रहेगा। तो हमारे को इसके अंदर है वो इसको क्या करना है, आवेशित करना है। तो इसको आवेशित करने के लिए यहाँ पर हमने क्या कर लिया, एक ये कुचालक स्टैंड है और ये हमारा एक कुचालक स्टैंड, ठीक है। और अब यहाँ पर हम इसके पास में है वो क्या करेंगे, प्रेरण द्वारा अगर हमारे को इसको आवेशित करना है तो हम इसके पास में क्या लेंगे, एक पहले से एक आवेशित धनावेशित छड़ है वो इसके पास में हम लेकर आएंगे यहाँ पर। तो हम एक धनावेशित जो छड़ है जो पहले से ही हमारी क्या है, आवेशित है, उसको हम यहाँ पर इसके पास में लेकर आएंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये हमारा एक पद फर्स्ट हो गया, पहला स्टेप हो गया। इस पहले स्टेप में हमने क्या किया, एक उदासीन वस्तु थी, ठीक है, और एक कुचालक स्टैंड हमने लगा रखा है यहाँ पर। उसके पास में हम क्या लेकर आए, एक जो मतलब आवेशित धनावेशित छड़ है उसको हम पास में लेकर आए यहाँ पर। अब जो हमारा दूसरा पद रहेगा, पद नंबर 2 या स्टेप 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, जैसे मैंने अभी बताया था कि उदासीन वस्तु में आवेश नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कुल नेट आवेश शून्य होता है लेकिन उसके अंदर आवेश तो रहता है। मतलब यहाँ पर जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस मतलब जो ऋणावेश होते हैं, इसी वजह से ये क्या होती है, वस्तु उदासीन होती है। अब यहाँ पर होगा क्या, हमने इससे पहले वाले जो मतलब वहां पर पढ़ा था, पहले वाले या दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो सजातीय आवेश है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विजातीय आवेश है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर होगा क्या, इस वस्तु के अंदर प्लस और माइनस रहेंगे। अब यहाँ पर इसकी वस्तु के अंदर प्लस और माइनस रहेंगे, तो यहाँ पर जैसे ही हम क्या करेंगे, इस धनावेशी छड़ को पास में लेकर आएंगे, तो यहाँ पर जो इस वस्तु में जो ऋणावेश है वो क्या हो जाएंगे, इस धनावेशी जो धनावेश है उसकी तरफ है वो क्या हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे। और इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो आ जाएंगे ऋणावेश और इस साइड में क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो दूसरा पद है उसमें बनाता हूं। तो जैसे ही हम धनावेशित वस्तु को पास में लेकर आए तो यहाँ पर होगा क्या, ये गोला रहा, इसको वापस से कुचालक स्टैंड पे लगाना है।
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पर गोले में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लगा, ये भाग तो कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, और ये वाला भाग कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो वस्तु अभी तो आया वो आवेशित नहीं हुई है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगला पद लिखते हैं यहाँ पर। तो पद नंबर हमारा जो थर्ड है, पद नंबर थर्ड, तो पद नंबर थर्ड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये गोला है ये प्लस आवेश है उसको हम क्या कर देंगे, भू संपर्कित कर देंगे यहाँ पर। तो ये हमारी, इसको हटाना नहीं है, अभी जो छड़ हम आवेशित लेकर आए उसको हटाना नहीं है। तो यहाँ पर क्या थे, ऋणावेश थे, और इसको हमने क्या कर दिया, इस वाले भाग को हमने क्या कर दिया यहाँ पर, भू संपर्कित कर दिया यहाँ पर। तो ये वाला जो भाग है वो क्या हो गया हमारा, भू संपर्कित हो गया। भू संपर्कित का चिन्ह ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बनाता हूं। ठीक है, ये हो गया आपका भू संपर्कित। अब यहाँ पर पद नंबर फोर्थ लिखता हूं मैं, चौथा पद लिखता हूं, ये स्टेप 4 होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैं इसको क्या करूंगा, भू संपर्कित करूंगा, तो भू संपर्कित करते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ये धनावेश है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो मतलब पृथ्वी है वहां पर चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो पद नंबर 4 में क्या होगा, जो ये पूरा का पूरा जो क्या होगा धनावेश है वो कहां पर चला जाएगा, पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर पीछे क्या बच जाएगा आपका, ऋणावेश बच जाएगा। तो ये बाकी पूरा है वो क्या बच जाएगा आपका, ऋणावेश बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये जो ऋणावेश है, ठीक है, मतलब जब ये पूरा धनावेश है वो क्या हो जाता है, पृथ्वी के अंदर चला जाता है। तो पहले हमें यहाँ पर क्या करेंगे, भू संपर्कित को हटाना है। यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, भू संपर्कन है उसको पहले हटाएंगे, उसके बाद में हमें वो क्या करेंगे, इस जो आवेशित है जो हमारे पास में छड़ थी उसको हटाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे हम, तो उसका कारण अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले भू संपर्कन को हटा दिया यहाँ पर। जब यहाँ पर पूरा धनावेश ऊपर पृथ्वी में चला गया तो बाकी पीछे क्या बचा, केवल ऋणावेश बचा। उसके बाद में हमने क्या किया, इस प्लास्टिक की जो आवेशित छड़ है उसको हमने क्या कर दिया था, यहाँ पर यहाँ से हटा देंगे तो जो हमारी वस्तु रहेगी, जो पद नंबर 5 होगा उसमें हमारी वस्तु पर कैसा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, आप देखो यहाँ पर हमने दो वस्तुओं को आपस में स्पर्श भी नहीं करवाया। यहाँ से देखो दोनों वस्तुओं को आपस में हमें स्पर्श नहीं करवाया, और स्पर्श नहीं करवाने के पश्चात भी हमने यहाँ पर जो वस्तु हमारी उदासीन वस्तु थी उस पर आवेश कौन सा आ गया, ऋणावेश आ गया यहाँ पर। ठीक है, एक बार फिर से हम फटाफट समझ लेते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर एक उदासीन वस्तु थी, उसको हमारे को क्या करना है, आवेशित करना है। तो आवेशित करने के लिए हम उसके पास में क्या लेकर आएंगे, एक धनावेशित जो छड़ है उसको लेकर आएंगे। जैसे हम धनावेशित छड़ यहाँ पर लेकर आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इस वस्तु में जो भी मतलब धनावेश और ऋणावेश होगा, वो धनावेश और ऋणावेश है, वहां पर ऋणावेश है वो धनावेश की तरफ आकर्षित हो जाएगा, और आकर्षित होने की वजह से वो यहाँ पर धनावेशित जो नेगेटिव है वो एक साइड में आ जाएगा और पॉजिटिव एक साइड में आ जाएगा। जो धनावेश है उसको हम भू संपर्कित कर देंगे तो धनावेश वो पृथ्वी में चला जाएगा। पहले हम भू संपर्कन को हटाएंगे यहाँ पर, उसके बाद में हम वो क्या करेंगे, जो आवेशित छड़ है उसको हम क्या करेंगे, हटाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपके कुछ 2-3 क्वेश्चन बन रहे होंगे, कोई बात नहीं बन रहे तो मैं अभी आपको बना के बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। एक बात तो यहाँ पर है कि मैंने बोला है कि यहाँ पर धनावेश पृथ्वी के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो शुरुआत में हमने पढ़ा कि कोई भी वस्तु है उसका जो आवेशन है या आवेशन जो भी वस्तु है उसमें आवेश रहेगा, उसका जो निर्धारण है वो केवल और कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन ये वो क्या करता है, गति करता है वहां पर, क्योंकि धनावेश होगा वो तो क्या रहेगा, नाभिक के अंदर रहेगा, वो तो गति नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पर तो क्या आएगा, प्रबल नाभिक के बल रहेगा, नाभिक के बल है वो वहां से बंधे रहते हैं, इसलिए धनावेश है वो क्या नहीं कर पाएंगे, नाभिक से बाहर नहीं निकल पाएंगे वहां पर, इसलिए धनावेश गति नहीं करते हैं। तो यहाँ से होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, वहां से वो पृथ्वी के अंदर है वो चले जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में हमें अभी मैंने बताया था कि हम यहाँ पर पहले भू संपर्कन को है वो क्यों हटाएंगे, पहले हम इसको जो हमारे पास में जो धनावेश छड़ है उसको हमें यहाँ पर क्यों नहीं हटा सकते हैं यहाँ पर। तो चूंकि यहाँ पर देखो अगर हमने क्या कर दिया,
इस धनावेशी छड़ को है वो हमने क्या कर दिया, अगर पहले हटा दिया तो यहाँ पर जो इस वस्तु पर, जो यहाँ पर वस्तु है उस पर जो ये ऋणावेश है उसको यहाँ पर किसने बांध रखा है, इसी धनावेशित वस्तु ने, जो छड़ है उसने बांध रखा है। तो अगर हम इस धनावेशित छड़ को यहाँ से हटा देंगे, भू संपर्कन को अगर यहाँ से नहीं हटाएंगे तो यहाँ पर होगा क्या, प्लस तो वैसे भी क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे। और अगर हमने इस धनावेशित वस्तु को पहले ही यहाँ से हटा दिया तो यहाँ से होगा क्या, जो ऋणावेश है यहाँ पर जो भी, वो भी कहाँ पर चला जाएगा, पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। तो ये दो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर कि जो वस्तु है वहां पर, वस्तु है वहां से उसके जो मतलब है जो धनावेशित छड़ है उसको हम यहाँ पर पहले दूर क्यों नहीं ले जाएंगे यहाँ पर, और जो सबसे पहले हमारा कार्य होगा वो होगा भू संपर्कन को हटाना। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो आवेशित हमारी जो धनावेशित छड़ है उसको हम दूर लेकर जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम, जैसे हमने यहाँ पर क्या देखा था कि यहाँ पर हमें एक चीज दी कि यहाँ पर जैसे ही हम धनावेशित वस्तु को पास में लेकर आते हैं यहाँ पर, तो धनावेशित वस्तु को जैसे ही हम पास में लेकर आते हैं तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर जो हमारी जो वस्तु है वो किस प्रकार की आवेशित हो जाती है, वस्तु पर कैसा आवेश हो जाता है, तो वस्तु पर हो जाती है हमारी ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है। इसको भू संपर्कित करेंगे तो वस्तु हमारी कैसे हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अगर हम यहाँ पर एक आवेश लेकर आते हैं, एक कोई भी आवेशित छड़ लेकर आते हैं तो उसके विपरीत प्रकृति का आवेश हमारे को देखने को मिलता है। तो अगर हम यहाँ पर क्या लेकर आएंगे, अगर यहाँ पर हम ऋणावेश लेकर आएंगे तो यहाँ पर हमारे को क्या मिलेगा, धनावेश मिलेगा। यहाँ पर ऋणावेश लेकर आएंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और फिर यहाँ पर हमारे पास में माइनस आएगा, उसको हम क्या कर देंगे, भू संपर्कित कर देंगे, और भू संपर्कित कर देंगे तो फिर हमारे पास में यहाँ पर पूरे के पास में क्या बच जाएगा, यहाँ पर धनावेश बच जाएंगे। जब यहाँ पर हम क्या लेकर आएंगे, ऋणावेश। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हम यहाँ पर जो भी आवेश लेकर आते हैं उसका विपरीत आवेश हमारे को यहाँ पर मिलता है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, बिना छुए वस्तुओं को हमने क्या, बिना आपस में उनको संपर्क कराए हमने क्या कर लिया, उनको आवेशित कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा और आपको बात ध्यान में रखनी है, एक और क्वेश्चन बन सकता है कि क्या हम दो वस्तुओं को एक साथ है वो आवेशित कर सकते हैं, और उन पर आवेशन भी है वो कैसा होना चाहिए, आवेश भी है वो कैसा होना चाहिए, विपरीत प्रकृति का होना चाहिए। मतलब दो वस्तु हैं, उन दोनों वस्तुओं को आपको क्या करना है, प्रेरण के द्वारा आवेशित करना है, और दोनों आवेश है वो कैसा होना चाहिए, आपका अलग प्रकृति का होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास में दो, हम मान लेते हैं हमारे पास में दो उदासीन वस्तु हैं, ये पहली उदासीन वस्तु, तो ये हो गई हमारी दूसरी वस्तु। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों वस्तुओं को हमने आपस में संपर्क में कैसे लेकर आएंगे, ठीक है। तो हमने तो अभी प्रेरण के अंदर पढ़ा था कि दो वस्तुओं को संपर्क में लाना नहीं है। तो यहाँ पर क्या रखना है, यहाँ पर ये दोनों जो वस्तु हैं वो कैसी है, उदासीन है। और प्रेरण के दौरान क्या होता है, हमारे को एक आवेशित और एक अनावेशित वस्तु को आपस में संपर्क में नहीं लाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तो ये दोनों उदासीन वस्तुएं, इसलिए हम इनको क्या कर सकते हैं, संपर्क में ला सकते हैं। अब इन दोनों वस्तुओं के पास में हम क्या करेंगे, एक धनावेशित छड़ लेकर आएंगे। तो अब जैसे हम इसके पास में धनावेशित छड़ लेकर आएंगे तो आपको पता है, अभी हमने पीछे देखा था कि यहाँ पर जैसे उदासीन वस्तु होती है तो उदासीन वस्तु के अंदर क्या रहता है, धनावेश और ऋणावेश दोनों रहते हैं, और धनावेश और ऋणावेश है तो यहाँ पर क्या होगा, जो ऋणावेश रहेगा वो क्या करेगा, इस धनावेश छड़ की तरफ है वो क्या होगा, आकर्षित होगा। तो यहाँ पर जो ऋणावेश है वो क्या करेगा, इस धनावेश की तरफ आकर्षित होगा। तो एक फलक पर तो यहाँ पर ऋणावेश आ जाएगा और दूसरे फलक पर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, दो वस्तुएं हैं उनको क्या किया हमने, एक साथ है वो प्रेरण की सहायता से उनको आवेशित कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे को यहाँ पर इनको भू संपर्कित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे को तो दोनों वस्तुओं को आवेशित करना था। तो यहाँ पर हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो जैसे ही अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस पूरी वस्तु पर तो आ जाएगा ऋणावेश इस प्रकार से, और जो दूसरी वस्तु है उस पर आ जाएगा हमारा धनावेश। तो ये आ गया हमारा धनावेश। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, दो वस्तुओं को प्रेरण की सहायता से हमने क्या कर लिया, आवेशित कर लिया, और उन पर आवेश भी हमारा कैसा आ गया, विपरीत प्रकृति का आवेश आ गया, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। और आज जो हमने शुरुआत से हमने जो अभी टॉपिक किए थे जो उनके बारे में एक बार फटाफट से हम रिवीजन कर लेते कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था घर्षण द्वारा
आवेशन। ठीक है, तो घर्षण द्वारा आवेशन में हम क्या करते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन में हम दो वस्तुओं को आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं, और उसके रगड़ने से वहां पर क्या होता है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है वो दूसरी वस्तु में हो जाता है, और उसी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकला है वहां पर धनावेश आ जाता है, और दूसरी वस्तु में क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है, और इस प्रकार से दोनों वस्तुएं हैं वो क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है वहां पर। ठीक है, और जो आवेश रहता है वो कैसे, उनका परिमाण है वो क्या रहता है, समान रहता है, मतलब दोनों पर आवेश रहेगा वो बराबर रहेगा। उसके बाद में जो दूसरा हमने टॉपिक पढ़ा था इसके अंदर आवेशन की प्रक्रिया के अंदर, वो था हमारा चालन द्वारा आवेशन। तो चालन द्वारा आवेशन में हमने क्या किया था, एक अनावेशित वस्तु और एक आवेशित वस्तु को किसी संयोजक तार के द्वारा या आपस में संपर्क या स्पर्श करवा के उनको हमने देखा, तो वहां पर क्या हुआ, आवेश का स्थानांतरण आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु की ओर होने लग गया। लेकिन वहां पर जो आवेश का स्थानांतरण होता है, वो आवेश का स्थानांतरण है वो केवल और केवल किसके कारण होता है, विभव के अंतर के कारण ही होता है, मतलब विभवांतर के अंतर के कारण ही वहां पर क्या होता है, आवेश का स्थानांतरण होता है यहाँ पर। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि वहां पर आवेश का स्थानांतरण किस वजह से होता है। क्वेश्चन के आ सकता है, बोर्ड के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया कि चालन द्वारा आवेशन के दौरान जो वस्तु में आवेश का स्थानांतरण किस कारण होता है वहां पर। ठीक है, तो आप बिल्कुल आसानी से, अगर आपने अभी अच्छे से वीडियो देखा है, समझ में आ गया आपको, तो आप बोल सकते हो वहां पर कि विभव के अंतर के कारण वहां पर आवेश का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। उसके बाद में हमने जो हमारा अंतिम टॉपिक था वो था हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन में हमने देखा था कि कैसे हम एक आवेशित और एक अनावेशित वस्तु को बिना संपर्क में लाए हैं उनको आवेशित कर सकते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए हमने अभी यहाँ पर देख लिया था कि कैसे हम एक धनावेश छड़ को लेकर आएंगे, वहां पर ऋणावेश धनावेश छड़ की तरफ आकर्षित हो जाएगा, धनावेशित भाग उसको हम भू संपर्कित कर देंगे, तो जो ऋणावेश है वो क्या कर देगा, धनावेश को उदासीन कर देगा, और इस प्रकार से हमारे को एक विपरीत प्रकृति का जो आवेश हो मिल जाएगा प्रेरण की सहायता से यहाँ पर। ठीक है, तो अभी भी आपका अगर कोई भी डाउट अगर रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वापस से रिप्लाई करके आपके जो भी कमेंट जो भी डाउट है उसको आपको सोल्व कर दिया जाएगा। साथ साथ में अभी जो टॉपिक करवाए जा रहे हैं उनके आप जो भी नोट्स है वो आप अपनी कॉपी के अंदर मतलब नोट लिखते जाए, और साथ साथ में जो बुक्स है बुक्स के अंदर जो भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं या जो भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनको आपको साथ साथ में सोल्व करते जाना, ताकि बाद में एक साथ आपके बाहर न हो आपके। ठीक है, और आप कम समय में अच्छे से अच्छे सारे पूरे जो पार्ट है वो अच्छे से कवर कर सकें।